वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज बायोलॉजी का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी तनफ्फुस का अमल, जिससे मुराद है कि सांस लेने का तरीक़ेकार। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तनफ्फुस से क्या मुराद है। गैसों के तबादले से मुतल्लक जिस्मानी हरकत को तनफ्फुस यानी ब्रीदिंग यानी सांस लेने का अमल कहा जाता है। और ये जो तनफ्फुस का प्रोसेस है ब्रीदिंग का, ये दो मरहल में मुकम्मल होता है। पहला मरहला है इंस्पिरेशन और इनहेलेशन यानी इंस्पिरेशन या इनहेलेशन, और दूसरा मरहला है एक्सपायरेशन या एक्सहालेशन यानी एक्सपीरेशन और एक्सहालेशन। अब इंस्पिरेशन से क्या मुराद है कि सांस का जिस्म के अंदर लेकर जाना इंस्पिरेशन कहलाता है, और सांस का जिस्म से बाहर निकालना एक्सपायरेशन कहलाता है। अब आपके ज़हन में सवाल आता होगा कि जब हम सांस जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं तो उसमें कौन कौन सी गैसें मौजूद होती हैं, और जब हम सांस जिस्म से बाहर निकालते हैं तो कौन कौन सी गैसेस जिस्म से बाहर खारिज होती है। उसके लिए ये मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है, इससे आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं यानी हवा को जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं तो उस हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, पानी के बुखारात यानी वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल यानी गर्द या मिट्टी के जो ज़रात होते हैं, और टेम्परेचर, ये वो चीज़ें हैं जो हवा के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती हैं। अब बात करते हैं कि कितनी मिकदार में ये अंदर जाती है और कितनी मिकदार में ये या परसेंटेज में ये बॉडी से बाहर खारिज होती है। तो जब हम हवा जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन 21% हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होती है, और जब बाहर खारिज होती है तो उसमें 16% ऑक्सीजन होती है। तो इसका मतलब है कि 5% हमारी बॉडी के अंदर जज़ब हो जाती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% अंदर जाती है और 4% जिस्म से बाहर खारिज होती है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो जिस्म से बाहर खारिज होती है। नाइट्रोजन 79% अंदर जाती है और उसी तरह 79% बॉडी से बाहर खारिज हो जाती है, यानी कि ये बॉडी के अंदर ना अब्जॉर्ब होती है, वैसे ही दाखिल होती है, उसी तरह बॉडी से बाहर खारिज हो जाती है। इस तरह वाटर वेपर्स जो पानी के बुखारात है वो वेरिएबल अमाउंट में बॉडी के अंदर जाते हैं, यानी कि कभी कम चले गए, ज़्यादा चले गए, डिपेंड करता है माहौल के ऊपर। और जब जिस्म से बाहर निकलते हैं वो सैचुरेटेड है, यानी जितनी बॉडी के अंदर ज़रूरत है वो जज़ब हो जाते हैं। उसके अलावा अगर है मज़ीद ज़्यादा मिकदार में तो वो बॉडी से बाहर खारिज होते हैं। इसी तरह डस्ट पार्टिकल जो मिट्टी के ज़रात होते हैं वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के अंदर कितनी पोल्यूशन है या उनकी मिकदार मौजूद है, तो वो भी मुख्तलिफ मिकदार में बॉडी के अंदर यानी वेरिएबल अमाउंट में जाते हैं और बाहर ना होने के बराबर ही निकलते हैं। ज़ाहिर है कि वो डस्ट पार्टिकल होते हैं बॉडी के अंदर, वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं जिस्म के अंदर। इस तरह टेम्परेचर वेरिएबल होता है। जब हम सांस के ज़रिए हवा को जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं उस हवा का टेम्परेचर वेरिएबल है, यानी कि मुख्तलिफ होता है। ये भी सर्दियों में उस हवा का टेम्परेचर कुछ और होगा, गर्मियों में कुछ और होगा, और जब बॉडी से बाहर निकलती है हवा जो, उसका टेम्परेचर वही होता है जो हमारी बॉडी का होता है, यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वही उस हवा का होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब हम सांस बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, हवा अंदर लेकर जाते हैं और बाहर निकालते हैं तो हमें उसका टेम्परेचर ज़्यादा ही महसूस हो रहा होता है। तो ये इसी वजह से है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ही बेसिकली उस हवा का टेम्परेचर होता है। तब बात करते हैं कि जब हम सांस को जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं तो हमारे लंग्स जो होते हैं वो किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा इंस्पिरेशन के दौरान और एक्सपायरेशन के दौरान, और फिर ये डायग्राम की मदद से आपको बिल्कुल आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो जब हम सांस को अंदर लेकर जाते हैं तो रिब मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि छाती के जो मसल्स होते हैं, रिब्स वगैरह, पसलियां जो होती हैं उनके साथ जो मसल लगे होते हैं उनको हम रिब्स मसल का नाम देते हैं। जब वो सिकुड़ते हैं तो रिब्स जो होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, फैल जाती हैं, और जब हम सांस जिस्म से बाहर निकालते हैं तो रिब मसल जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं और रिब्स जो होती है वो अपनी असल पोजीशन पे आ जाती हैं। दूसरा पॉइंट है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड लोड। जब सांस जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं हवा तो ये जो डायफ्राम आपको ये इतना ये एरिया नजर आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है और ये नीचे चला जाता है, नीचे की जानिब चला जाता है। क्यों? उस वक्त लंग्स ने फैलना होता है। लंग्स एक्सपैंड, फेफड़े फैल जाते हैं, एंड एयर एंटर इनटू द लंग्स,
हवा फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। तो ये डायाफ्राम जो होता है ये क्या करता है, नीचे की पहले नंबर पे ये सिकुड़ता है, सिकुड़ने के बाद ये नीचे की जानब चला जाता है और ये जो चेस्ट का एरिया है ये बढ़ जाता है। अगर हम ये देखें एक्सपायरेशन के दौरान तो डायाफ्राम जो होता है वो रिलैक्स होता है क्योंकि हवा बॉडी से बाहर खारिज हो रही होती है, तो लंग्स सिकुड़ जाते हैं और ये जो एयर है एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों से हवा बाहर खारिज होती है और डायाफ्राम ऊपर उठ जाता है। ये देखिएगा, ये स्पेस आप देखिए और यहाँ पे स्पेस देखें, यहाँ पे लंग्स का जो एरिया है वो ज़्यादा है और यहाँ पे आपको कम महसूस हो रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जब हवा दाखिल हुई है तो पसलियों के फैलने की वजह से डायाफ्राम नीचे हो जाता है जिससे फेफड़े हमें फूले हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखा है कि रिब्स आर रेज्ड, रिब्स ऊपर उठ जाती हैं और यहाँ पे जब हवा बॉडी से बाहर खारिज हो जाती है तो रिब्स नीचे हो जाते हैं और डायाफ्राम जो होता है वो ऊपर की जानब, नीचे से ऊपर की जानब यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए डायाफ्राम नीचे है, यहाँ पे ऊपर की जानब चला गया, क्यों? बॉडी से हवा बाहर खारिज हो चुकी है। तो ये जब तनफ्फुस का प्रोसेस ब्रीदिंग का होता है तो डायाफ्राम का ऊपर नीचे जाना और रिब्स केज, रिब्स के मिलने से जो ये पसलियों के पिंजरा बनता है वो फैलता और सिकुड़ता रहता है, जिससे जब हम सांस लेते हैं हमें वाज़ेह महसूस हो रहा है कि कब इंस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है और कब एक्सपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है। नॉर्मल आप देखते हैं, हम जब सीधे खड़े होते हैं तो सांस जब लेते हैं, हवा जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, ये हमारी जो चेस्ट कैविटी ये फूली हुई आपको नजर आती है ऐसे, ये देखिए फूली हुई है। जब हवा बाहर निकालते हैं तो चेस्ट कैविटी अंदर की तरफ हरकत करती हुई आपको नजर आती है। तो ये बेसिकली ब्रीदिंग का प्रोसेस है जो मैंने आपके सामने लिखा है। और हवा जो इन हो रही है ये मैंने गैसेज लिखी हैं कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज जो भी यहाँ पे हमने बात की है वो बॉडी के अंदर दाखिल होती है, और जब एक्सपायरेशन होती है तो उनमें से कौन कौन सी गैसेज है, कितनी परसेंटेज में वो बॉडी से बाहर खारिज होती है। तो अब आपके जेहन में ये क्वेश्चन आता होगा कि नॉर्मल जब इंसान एक सांस लेता है तो उसके ब्रीदिंग रेट क्या होगा। तो नॉर्मल 16 से 20 पर मिनट होता है ब्रीदिंग रेट इंसान का, यानी 1 मिनट के अंदर अगर इंसान नॉर्मल हालत में बैठा है तो 16 से 20 मरतबा वो ये ब्रीदिंग का मुजाहरा करेगा, यानी कि उसका ब्रीदिंग रेट होगा। और हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है जो इसको कंट्रोल करता है, इस ब्रीदिंग के अमल को। तो ब्रेन के अंदर वो जो सेंटर अल्लाह ताला ने बनाया है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। ये इस ब्रीदिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अब जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यानी मिकदार बढ़ जाती है तो फौरी तौर पर हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो एक्टिव हो जाता है और ब्रेन अहकामात जारी करता है कि ब्रीदिंग एक्टिविटी को तेज किया जाए ताकि बॉडी में जो ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो बाहर खारिज की जा सके। लेकिन जब हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या कोई हार्ड एक्टिविटी करते हैं तो यही जो ब्रीदिंग रेट 16 से 20 पर मिनट होता है ये बढ़कर हो जाता है 30 टू 40 पर मिनट। तो जब 30 टू 40 होगा, ये कब होगा? जब फास्ट मसल जो हमारे हैं, उज़लात जो हैं, पट्ठे जो हैं, कोई हार्ड एक्टिविटी करते हैं, तेज़ी से फास्ट रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। उसके नतीजे में जब रेस्पिरेशन तेज़ होगी तो ज़ाहिर है हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी उस बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, तो उसके नतीजे में ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो वो ज़्यादा मिकदार जो कार्बन डाइऑक्साइड की होगी वो ब्लड में शामिल होगी। तो फौरी तौर पर हमारी बॉडी में जो ब्रेन है उसको वो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा कि अब आप अपना काम करना शुरू करें। तो ब्रेन क्या मैसेज देगा, रिब्स मसल को मैसेज भेजेगा कि आप फौरी तौर पर ब्रीदिंग रेट को तेज कर दो ताकि बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खारिज किया जा सके। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इंसान के बस में नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि बॉडी में जैसे ही ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो इर्तकाज है, जो मिकदार है वो बढ़ती है, रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन के अंदर एक्टिव होता है, वो फौरी हमारे रिब मसल को ऑर्डर देता है कि आप जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग का प्रोसेस है, ब्रीदिंग रेट है उसको तेज़
कर दिया जाए ताकि बॉडी में जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर खारिज हो जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस टॉपिक की आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि डेली बेस पे जो बायो के लेक्चर मैं अपलोड करूं और केमिस्ट्री के और प्रैक्टिकल से मुतल्लिक उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप सब बच्चों का, दोस्तों का, कुलीग्स का, जिनकी अप्रिसिएशन और पॉजिटिव फीडबैक की बदौलत ये सिलसिला डेली मज़ीद बेहतर से बेहतर अंदाज में मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।